जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं और इस बार जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ी सी आपत्तिजनक हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि हम वो खरी खरी बात करने वाले हैं जिससे हम सभी लोग काफ़ी सारे लोग जूझ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं महाअभियान की, राजस्व महाअभियान 3.0। देखो, साल में अभियानों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है सरकार को? क्योंकि सरकार के स्तर पे सरकार कोई काम कर रही है, काम करवा रही है, वो लंबित जा रहा है, अपेक्षाकृत लंबित ज़्यादा है, पेंडेंसी उसकी ज़्यादा है, तो शासन उसको अभियान के तहत कराओ। लेकिन हर चीज़ अभियान के तहत नहीं कराई जा सकती है ना। तो मेरा वीडियो का उद्देश्य ये नहीं, मैं शासन की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, हम शासन के समर्थक हैं, हम शासकीय सेवक हैं। तो जो शासन कह रही है बिल्कुल सही कह रही है और जो करवा रही है वो बिल्कुल सही करवा रही है। लेकिन फिर भी मैं आज के हमारे जो वीडियो है, हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना है, आपको जागरूकता हो, आपको शिक्षा मिले, आप सही काम करने की हिम्मत जुटा पाए और आपको जो मदद है, तकनीकी मदद हो या बेसिक मदद हो, है ना, हम दे सकें अपनी तरफ से भी। हम भी सीख रहे हैं आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं आप लोगों को सिखाते सिखाते, तो अच्छी बात है और आगे भी सीखेंगे। और नए वाले बच्चे तो हमसे और ज़्यादा एक्टिव हैं, होशियार हैं, तो उनसे सीखकर हमको और मोटिवेशन मिल रहा है, तो अच्छी बात है ये, है ना। इस बात का हम स्वागत करते हैं, बहुत आभारी भी हैं हम इस बात के कि नए बच्चों के अंदर भी वह उदारता देखने को मिली है हमको, वह सकारात्मकता देखने को मिली है। तो हम बात कर रहे हैं अभियान 3.0 की। अभियान मतलब होता है, अभियान का सिंपल सा फंडा समझिए कि कोई काम, जैसे कि कोई सड़क है, ठीक है, सड़क पे जानवर टहल रहे, तो वो नॉर्मल अपने हिसाब से अपनी गति से प्राकृतिक अवस्था में चल रहे हैं। लेकिन अब हमको क्या है, जानवर को जल्दी घर पहुंचाना है, तो हम पीछे एक लट्ठ लेके दौड़ने लग जाएं, तो समय से अंधेरा होने के पहले जानवर आराम से घर पहुंच जाएगा, भटकेगा नहीं, परेशान नहीं होना पड़े। तो यही होता है अभियान। अभियान में ऐसे जो नॉर्मल प्रक्रिया से धीरे धीरे काम चल रहा होता है, उसको फास्ट ट्रैक काम कराना, नियम अनुसार सही काम को थोड़ा फास्ट ट्रैक कराना, ठीक है, ये होता है आपका क्या, अभियान। ऐसा एग्जाम्पल है यार, इसको दिल पे मत लीजिएगा। यहाँ पर हमारे चैनल पे कही गई सारी बातें काल्पनिक है, इनका व्यक्तिगत जीवन से किसी के कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम यहाँ पर किसी का अपमान कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान, बिल्कुल ऐसे नहीं लेना है किसी को भी पर्सनल। तो हम बात कर रहे हैं 3.0 की। 3.0 आप समझ गए हैं। 3.0 में जो कुछ चीज़ें हैं, जो डाउट्स हैं, जो दिक्कत है, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले तो है नामांतरण। नामांतरण में आप देखेंगे यदि 100 का टारगेट है तो 100 में से 80 ऐसे हैं, है ना, नामांतरण में जो क्या है, साइबर तहसील में फंसे हैं। अब साइबर तहसील में क्या दिक्कत हो रही है, यदि साइबर तहसील 1 में आ रहा है तो चलो वो तो ठीक है, अपनी जगह पे चल ही रहा है। 2.0 में 3 नंबर से, 3 नंबर ज़्यादा हो गया यार, बार बार 3 नंबर हो रहा है, 4 नंबर से एक व्यक्ति ने 4 रजिस्ट्रियाँ की, 1 2 3 और 4। तो जब एक नंबर की दुरुस्ती कर दी गई, तो जब दूसरे नंबर की दुरुस्ती करने जाएंगे तो ये खसरा, यदि बंटवारा कर दिया मान लो, तो ये आवेदन अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये खसरा खत्म हो गया। लेकिन यदि शामिल में दुरुस्ती कर दी है तो पहले इसको आदेश कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये आएगा, फिर इसको दुरुस्त करके फिर आदेश कराना पड़ेगा, फिर ये आएगा, फिर इसको आदेश करने के बाद फिर इसको दुरुस्त कराना पड़ेगा, फिर ये आएगा, फिर इसको दुरुस्त। तो इसमें लग रहा है समय। दूसरी चीज़, इसका फ्लैग, इसमें क्या होता है, यदि आपका साइबर तहसील से आपने कोई रजिस्ट्री की है और वो पटवारी जी ने कर दिया है, तहसीलदार ने अनुमोदित कर दिया है, फिर भी दुरुस्ती नहीं हो रही, तो आपके यहाँ जो ई गवर्नेंस होता है, ई दक्ष केंद्र होता है, वहाँ पर होते हैं DEGM, है ना, डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस मैनेजर या असिस्टेंट ई गवर्नेंस मैनेजर, AEGM तहसीलों में होते हैं। उनके माध्यम से आप उस खसरे को अनब्लॉक करा सकते हैं, उस खसरे का जो फ्लैग है उसको अनब्लॉक करा दीजिए, तो वो यहाँ पर दुरुस्त हो जाएगा या वो आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया नामांतरण में। दूसरा केस है बंटवारा। तो बंटवारा में जो समय से बंटवारे लगे हुए हैं, उनमें जो अविवादित है उनकी पेशी करनी है। तीसरा अभिलेख दुरुस्ती है। अभिलेख दुरुस्ती में नॉर्मल न्यायालयीन प्रक्रियाएँ हैं, है ना, पेशी चलती रहती है फास्ट ट्रैक पे, तो ये जल्दी हो जाता है। फिर आता है चौथा सीमांकन। सीमांकन के संबंध में भी देखिए, वो तो सतत प्रक्रिया है, आपको इसी समय फसल कटती है तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन इसी समय करेगा, क्योंकि फिर अभी 1 महीने 15 दिन बाद से उसकी फसल बुआई के चालू सीज़न हो जाएगा, है ना। जो रबी की फसलें वो लगने लगेंगी तो वो नपाई नहीं करवा पाता, इसलिए वो चाहता है इस समय आराम से हो जाए, तो नपाई करते चलें। फिर आता है आपका क्या, ETSM और रोवर का हम बता चुके हैं, जल्दी हम आपको जरीब का सीमांकन भी बता देंगे, है ना, क्योंकि कुछ जगह पे अभी भी जरीब चल रही है। उसके बाद सीमांकन के बाद एक है सुखाचार, है ना, सड़क वगैरह की। तो ऐसे कोई यदि किसान भाई हमको सुन पा रहे हो जहाँ पर उनको सुखाचार यानी कि सड़क की या रास्ते का कोई विवाद हो, जहाँ पर लोगों के आम जन के लिए आने जाने का एक रास्ता हो लेकिन ब्लॉक है,
ठीक है, या वो चाहते हैं कि वो रास्ता होना चाहिए या रिकॉर्ड में कभी रहा है, चालू रास्ता है ना, तो उसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, धारा 131 में ये कर सकते हैं, 113 या 131, हाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं भूल गया हूँ सर्दी के कारण। 4 हो गया, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन, ठीक है, ये 4 हो गए। अब आते हैं हम, सबसे ज़रूरी चीज़ वो है 4 5 हो गया, छठवां नक्शा तरमीम, है ना। नक्शा तरमीम के लिए अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, उसमें हमने बताया है नक्शा आप प्रोसीजर से काटें और लाल स्याही करवाना ना भूलें। चालू नक्शा शीट काटना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब सीमांकन करने जाएंगे आप नक्शा शीट लेकर जाएंगे, डिजिटल नक्शा अपडेट होने में भी टाइम लग रहा है। ठीक है, उसके बाद तो नक्शा तरमीम में आप देख सकते हैं, हालांकि उसके जो पेंडेंसी है, आप पेंडेंसी को टोटल कर लें। मेरा बार बार यही कहना है, मैंने सबसे कहा, आपसे भी कहता हूँ, यदि मेरे पास 100 की पेंडेंसी है, ठीक है, अनलिंक खसरा में 20 है, अनलिंक नक्शा में 8 है, ठीक है, शाब्दिक में 3 है, डुप्लीकेट में 2 है और शामिल में 3 है। ठीक है, ये मेरी पेंडेंसी है, मैं इसकी लिस्ट निकाल लूँ। कहाँ से निकलती है? MP भूलेक रिपोर्ट्स पखवाड़ा, ब्रैकेट में जहाँ पर तरमीम लिखा हुआ वो वाला पखवाड़ा, उसमें जाएंगे, ग्राम जिला तहसील ग्राम चुनेंगे, एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं, ये खसरा की सूची मिल जाएगी। ठीक है, अब इस खसरा को आप प्रिंट कर लो, इन खसरा नंबरों को, इनको आप अपने नक्शे में और मौके पर चेक कर लो। इनमें से जो कटने वाले हैं उनका आप प्रस्ताव बनाओ, धीरे धीरे सूचना लगा दो, आवेदक को धीरे धीरे, मतलब अपने हिसाब से नियम अनुसार। और जो नहीं कटने वाले हैं उनको तुरंत सूची बनाओ और कारण लिख के प्रतिवेदन फॉरवर्ड कर दीजिए शासन की तरफ, ताकि आपकी पेंडेंसी आपके स्तर से 0 हो जाए। ठीक है, अदरवाइज देखिए आपके ऊपर हमेशा प्रेशर बना रहेगा। यदि जो नहीं कटने वाला आप जब तक शासन को नहीं बताओगे, शासन उसमें कार्रवाई नहीं कर पाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो नक्शे कट सकते हैं उनकी सूची बनाइए, उनका प्रस्ताव बनाइए, आवेदक अनावेदक को आहूत कीजिए और प्रस्ताव तहसीलदार महोदय के पास न्यायालय के माध्यम से प्रेषित कर दीजिए, फिर वो ऊपर प्रेषित कर देंगे। जो नहीं होने वाले हैं उनकी सूची बनाइए, नहीं होने के कारण लिखिए और वो भी प्रतिवेदन शासन की तरफ फॉरवर्ड कर दीजिए। हाँ, फिर आता है ROR लिंकिंग, सबसे कठिन काम है। देखो ROR लिंकिंग शासन बोल रही करो करो, करवाना है, बहुत अच्छी चीज़ है। आधार ही KYC है, हमने पिछले सत्र में 2.0 में समग्र KYC किया था, ये उससे अलग है ना। वो यदि आप करवाना चाहें तो उसको करवा सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, उसके लिए कोई प्रेशर नहीं है इस बार, वो टारगेट से बाहर है। मगर इस बार जो करानी वो है आधार ही KYC। आधार ही KYC कैसे होती है? आधार ही KYC होती है MP भूलेख से खसरा चुने या स्वामित्व वाला पट्टा चुने, अधिकार अभिलेख, ठीक है, स्वामित्व का पट्टा, हाँ ये चुने। इसके बाद अपना आधार नंबर डालें, एक OTP आएगा, ठीक है। फिर अपना मोबाइल नंबर डालें, जो भी नंबर आप डालना चाहें, चाहे वो आधार वाला हो चाहे दूसरा हो, एक और OTP आएगा। फिर वो आपसे कंसेंट मांगेगा, अनुमति आपकी, और फिर वो चला जाएगा पटवारी जी की ID में अप्रूवल के लिए। ठीक है, बस हो गई आपकी KYC। अब इसका ड्रॉबैक ये है, ये केवल उनकी हो सकती है जिनके मोबाइल में आधार लिंक है, वो आधार में मोबाइल लिंक है। ठीक है, जिनके आधार में मोबाइल लिंक नहीं है उनको अभी इसमें दिक्कत जाएगी। तो वो सबसे पहले क्या करें, आधार कैंप में जाकर अपना आधार में मोबाइल नंबर लिंक करा लें। दूसरी चीज़ आपको बता दें, किसान भाइयों से क्षमा चाहेंगे, मगर क्या करें, शासन की इसमें नीति है कि यदि खसरे में कोई भी चेंज होगा, चाहे नामांतरण हो, चाहे डायवर्जन हो, चाहे खसरे में परिमार्जन हो जाए, ठीक है, कोई भी चेंज होगा खसरे में, तो उसको वापस से KYC करानी पड़ेगी। यदि आपने बंटवारा किया है, आपने हिस्सा अपडेट करवाया, आपने जाति अपडेट करवाई, नाम अपडेट करवाया, कुछ भी आपने खसरे में चेंज किया, तो आपको दोबारा ये पूरी प्रोसीजर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके कारण ये थोड़ा सा रिपोर्ट्स डेली घट बढ़ रही है, इस बात को समझ लें। दूसरी चीज़, यदि किसी खाते में 3 लोग हैं और जब तक वो तीनों लोग नहीं करा रहे हैं तो कह रहे हैं प्रगति नहीं दिख रही। हालांकि रिपोर्ट्स जो है आप देख सकते हैं, रिपोर्ट्स MP भूलेख में है, MIS के अंदर KYC रिपोर्ट्स, आपको कृषकवार जानकारी वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर हालांकि कृषकवार आ रहा है तो मेरे ख्याल से प्रगति मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक तीनों भाइयों का नहीं हो जाएगा तो प्रगति नहीं आएगी, तो वो देख लीजिएगा आप। पर अपना उद्देश्य उस रिपोर्ट के आधार पर करें। और आप यदि ऐसे कोई खसरे हैं जिनमें आपको चेंज करना है तो उनकी KYC बाद में कराएं, पहले चेंज करा लें फिर करें, क्योंकि 2 बार KYC कराने से हमारे किसान भाई भी परेशान होते हैं। ठीक है, इसके बाद शासन की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है
जो सब किसान भाइयों को पता होनी चाहिए वो है फार्मर आईडी। इसके तहत केंद्र सरकार की 6 योजनाएं और राज्य सरकार मध्य प्रदेश की 4 योजनाएं प्रभावित होंगी यदि आप ये नहीं बना पाते हैं तो। ठीक है, ये प्रभावित होंगी यदि आप नहीं बनवाते हैं तो। हो सकता है भविष्य में आपको गल्ला, केसीसी, ये सारी चीज़ों से भी वंचित होना पड़े। अब फार्मर आईडी कौन बनवा सकता है? हर वो किसान जिसके नाम पर ज़मीन है, चाहे वो पीएम किसान के लिए पात्र हो या ना हो। एक खाते में यदि 10 किसान है तो 10 के 10 की क्या बनेगी? फार्मर आईडी। ठीक है, ये बनवाना है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एरर है, जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, उस पर मैं आपको एक बार बता दूं। हालांकि देखो साइट पर काम चल रहा है, समय लगेगा, अपडेट हो जाएगी साइट, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। टाइम लिमिट अभी 15 दिसंबर कर दी गई है, इसलिए 30 नवंबर से हो सकता है समय अनुसार उसको घटाया बढ़ाया जाए, या अभी के लिए आने वाले समय में देखते हैं। जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है नेम मैच स्कोर। नेम मैच स्कोर 2 प्रकार से, एक होता है आधार अनुसार जो आपको पहले दिख रहा है। जब आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो आपको दिखता है वहाँ पर नेम मैच स्कोर। यदि मेरा नाम इंग्लिश में लिखा है RAMESH रमेश, और हिंदी में लिखा है रमेश, सा लिखा है, शक्कर की जगह सड़क लिखा है, तो वहाँ पर वो नेम मैच स्कोर बोल देगा 75%, 80%। ठीक है, तो वो अलग है। लोग बोल रहे हैं 100% है, लेकिन यदि 0 लिखा हुआ है तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी फिर से आपको वीडियो टैग कर देंगे हम, कि धारा 114(15) के तहत एसडीएम को पावर है नाम बदलने की, नाम सुधार करने की। अब नाम सुधार करने के बाद अभी समय लग रहा है, साइट 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगी, तो आप सर्वे नंबर के बाद एक ऑप्शन आपने देखा होगा फार्मर आईडी बनाते समय, सब सर्वे नंबर का, उस सब सर्वे नंबर पे 0 डालिए, सब सर्वे नंबर पे स्टार डालिए और फिर सबमिट कर दीजिए, तो आपका अपडेटेड डेटा उठा ले रहा है। हालांकि अभी 1-2 दिन रुक जाइए, वो अपडेट हो जाएगा प्रॉपर, तो उठाता है, ऐसे ही उठाएगा वो। ठीक है, फिर आप दोबारा खसरा नंबर डाल के सर्च करेंगे तो आपको तुरंत वाला अपडेटेड रिकॉर्ड दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें एक है ओनर एक्सटेंट फुल। ओनर एक्सटेंट फुल का मतलब ये है उस व्यक्ति का हिस्सा नहीं बटा है, परिमार्जन में उसके हिस्सा नहीं लिखा है, इसलिए ओनर एक्सटेंट फुल या ओनर एक्सटेंट नल का ऑप्शन आता है। ठीक है, इसी में दूसरी चीज़ है, यदि किसी व्यक्ति का परिमार्जन नहीं हुआ है, एक साथ उसने कॉमा लगा के नाम लिखे हैं, तो भी उसके में ये एरर आएगी। तो यदि ऐसी एरर आती है तो पटवारी जी को बताएं, वो क्या कर दें, परिमार्जन। बस ये याद रखिएगा, परिमार्जन करने से आपकी आधार ही केवाईसी फिर से करवानी पड़ेगी, और वो ज़रूरी है क्योंकि ये बनवाना है। ठीक है, ये 2 एरर हो गई। तीसरी एरर है 502, ये साइट की एरर है। ठीक है, एक मोबाइल की स्पेस की एरर है कि ये आपकी डिवाइस में कंपेटेबल नहीं है, तो ये मोबाइल की एरर है। ठीक है, ये साइट की एरर है, साइट नहीं चल रही है। उसके बाद आता है यूज़र नॉट फाउंड। तो देखो, यूज़र नॉट फाउंड आ रहा है तो तहसीलदार की लॉगिन करके आप यूज़र आवंटित कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड को डिसेबल कर दिया है, पासवर्ड से लॉगिन नहीं होगा। यदि लोकल यूथ हैं, आप पटवारी हैं या तहसीलदार हैं या SLR हैं, तो आप अपने वेबजीआईएस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालेंगे, OTP पे क्लिक करेंगे, आपका OTP आएगा, आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, अभी पटवारी की आईडी से वेरीफाई का ऑप्शन हटा दिया है, 1-2 दिन में वो भी वापस आ जाएगा। और फार्मर आईडी से फार्मर चाहेंगे तो अपने जो भी नंबर से वो लॉगिन करेंगे उससे वो लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फार्मर आईडी। इसके लिए सबसे ज़रूरी है सहयोग मुनादी का, लोगों को जागरूक करने का कि फार्मर आईडी क्यों बनवाना है, फार्मर आईडी क्या होती है, फार्मर आईडी के क्या फ़ायदे हैं, और नहीं बनवाएंगे तो उसको क्या क्या नुकसान होगा, है ना। बहुत सारी योजनाओं का नुकसान होगा। बनवाने का ये फ़ायदा, केसीसी वगैरह जो भविष्य में वो तुरंत बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पर आपका पूरा रिकॉर्ड, आधार, समग्र खेत की जानकारी, ठीक है, आपका ज़मीन आपके हिस्से के हिसाब से आपके नाम पे कितनी है, और ये सब लिंक भी है आपस में, तो ये काम आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, स्वामित्व के इसके बाद आता है स्वामित्व। स्वामित्व मतलब कि ऐसे लोग जो आबादी में जिनके मकान है, आबादी में जिनका कब्जा है, आबादी में जिनके निर्विवाद निर्माण है ना, उनको शासन द्वारा क्या दिया जा रहा है, अधिकार पत्र दिया जा रहा है उस जगह का। ठीक है, तो ये हो गया स्वामित्व। ऐसे कोई साथी हो हमारे तो इसको चेक करके वो भी इस योजना में लाभ लें, स्वामित्व में। फिर है PM किसान। तो PM किसान KYC में यदि आपका आधार नंबर, ठीक है, आपके आधार नंबर पे KYC नहीं हुई है तो भी आपको योजना में लाभ नहीं मिल रहा होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनकी पेमेंट रुकी है क्योंकि उन्हें KYC नहीं कराई है, तो आप KYC करा लें, है ना। XML यदि आपकी जनरेट हो गई है जिला स्तर से तो आप बिल्कुल परेशान ना होए, जल्दी आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद यदि आपकी XML जनरेट नहीं हो रही है, आपका फॉर्म भर रहा है, बार बार दिक्कत आ रही है, तो आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन से फॉर्म भर सकते हैं। शासन ने इसके लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन पात्रता की श्रेणी अभी वही है जो 2019 में थी। हाँ,
आप अपना फॉर्म भर के अपने पटवारी जी को ज़रूर अवगत करा दें ताकि वो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर दें और आगे बढ़ा दें। ठीक है, तो यही है 3.0। आराम से काम करें, सही काम करें, कोई दबाव में आके अपन को गलत काम नहीं करना है, क्योंकि इससे प्रभावित होगा किसान, है ना। आप समय से काम करें, प्रस्ताव बनाएं, हर चीज़ का प्रतिवेदन दें, हर चीज़ को लिखित में लें, ताकि किसान को हमारे कारण भविष्य में परेशान ना होना पड़े और ना ही हमको जल्दबाजी के चक्कर में हमको परेशान होना पड़े। ठीक है, तो आशा करते हैं 3.0 में आपको सुविधा हुई होगी। जल्दी हम मिलेंगे आपको अगले वीडियोज़ में। आने वाले दिनों में हम एक आपको क्रैश कोर्स टाइप का दे देंगे, जो 15 तारीख को पेपर है बच्चों का, उनके लिए, है ना। उन सभी लोगों के लिए भी हमने एक रणनीति सोची है जिससे आप 5-6 दिनों में तैयारी कर सकें। बाकी सिंपल सा फंडा है, आपके जितने मॉड्यूल हैं आपको सब पता होना चाहिए। वेबजेआईएस में किस में क्या होता है, सारा में क्या क्या है, ऐप में ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद सीमांक जो ऐप है उसमें क्या ऑप्शन है। ठीक है, ईटीएसएम में क्या क्या ऑप्शंस हैं, फिर टाइपिंग में क्या क्या चीज़ें, वर्ड में, पावर पॉइंट में क्या क्या मेन ऑप्शन है, एक्सेल में क्या फॉर्मूलेज हैं छोटे छोटे। ये सब बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। तब तक आप अभियान 3.0 के तहत नियमानुसार काम करते चले। कोई सहायता लगेगी तो हम बैठे। जय हिंद।